आज हम बात करेंगे सॉलेबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। बच्चों, हम लोगों ने सॉलेबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड पढ़ चुका है, जहां हम लोगों ने हेनरीज लॉ पढ़ा था। उसके बाद हमने सॉलेबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड पढ़ा, जहां पे हम लोगों ने वेपर प्रेशर पढ़ा था, राउल्ट्स लॉ पढ़ा था, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़े थे और उनके पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशंस देखे थे। नाउ अब हम लोग बात कर रहे हैं सॉलेबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, जिसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉलेबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, यानी सॉलिड की सॉलेबिलिटी में लिक्विड का क्या रोल है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इनकी सॉलेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है बच्चों हमारा नेचर ऑफ सॉल्यूट। क्या फैक्टर है? नेचर ऑफ सॉल्यूट, कि सॉल्यूट का कैसा नेचर है। तो बच्चों देखो, जो सॉल्यूट होता है हमारा, वो होते हैं हमारे दो टाइप के। सॉल्यूट हमारे नॉर्मली दो तरह के होते हैं। एक वो सॉल्यूट होते हैं जो आयंस देते हैं, जैसे आपने पानी में क्या किया, नमक डाला NaCl, आपने उसको मिक्स किया, वो क्या करेगा, पानी में आयंस देगा, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। ऐसे सॉल्यूट्स को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये जो सॉल्यूट है हमारे, ये हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स। नाउ सेकंड सॉल्यूशन की बात करते हैं। सेकंड, अगर आपने पानी में चीनी डाल दी, तो जैसे ही आप पानी में चीनी डालोगे तो अब जो शुगर है आपकी चीनी, अब वो आयंस नहीं बनाती। शुगर इज अ मॉलिक्यूलर कंपाउंड, या बोल सकते हैं शुगर इज अ कोवलेंट कंपाउंड, वेयर एज NaCl इज अ आयोनिक कंपाउंड। तो जो कोवलेंट कंपाउंड है, यानी शुगर हो गया, यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये क्या करते हैं, ये पानी में आयंस नहीं बनाते, और इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ऐसे सब्सटेंस जो आयंस ना बनाए पानी में या किसी लिक्विड में, उनको हम लोग बच्चों बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। तो दीज आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। दैट मीन्स अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट्स को डिफाइन करूं तो कैसे डिफाइन कर सकता हूं? दो सब्सटेंसेस which gives ions in an aqueous solution। वो सब्सटेंसेस जो आयंस दे किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। एंड व्हाट आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स? जो एक्वस सॉल्यूशन में आयंस नहीं देंगे वो क्या होंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट के भी बच्चों बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, उन्हें भी देखते हैं। पहले नॉन इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल देखते हैं। पहला मैंने क्या बोला, शुगर मतलब सुक्रोज, या फिर आप बोल सकते हो केन शुगर। नाउ और क्या हो सकता है, ग्लूकोज हो सकता है, यूरिया हो सकता है, बेंजीन हो सकता है, CCl4 हो सकता है, एंड सो ऑन। बहुत सारे हैं, लेकिन आपसे मेनली कौन कौन सा पूछा जाएगा, शुगर, ग्लूकोज, यूरिया, ये तीन पूछे जाएंगे बस। ये नॉर्मली ये तीन ही हमसे पूछे जाते हैं। नाउ अब अगर हम इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें तो बच्चों इलेक्ट्रोलाइट्स भी हमारे दो तरह के होते हैं। एक होते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, एंड द सेकंड वन इज वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अब व्हाट आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? जो कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाए, मतलब सारा का सारा क्या करें, आयंस में कन्वर्ट हो जाए। जैसे अगर मैंने एक चम्मच NaCl डाला, तो वो NaCl जो एक का एक पूरा चम्मच क्या हो गया, आयोनाइज हो गया, तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। जबकि अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो ये क्या होते हैं, ये पार्शियली आयोनाइज होते हैं। क्या होते हैं? पार्शियली आयोनाइज्ड का मतलब क्या होगा, मुश्किल से 5-10% ही ब्रेक होंगे, आयंस में कन्वर्ट होंगे, ज़्यादा ब्रेक डाउन नहीं होता है। उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, जो पार्शियली आयोनाइज हो। अब हम लोग बात किसके बारे में कर रहे हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉलेबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। कि सॉलेबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड को कौन कौन से फैक्टर्स, तो जरा आप मुझे देख के बताओ। पहले इलेक्ट्रोलाइट्स की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट्स में हम क्या बात करेंगे, दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग एज वेल एज वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होंगे, कंप्लीट आयोनाइज हो रहे हैं। दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं ये मोर सोलेबल होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, मोर सोलेबल होते हैं। जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, दीज आर लेस सोलेबल। अगर एग्जाम्पल्स की बात करें
तो यार देखो एग्जाम्पल्स भी ज़रूरी है, बाद में तुम ये कह दोगे कि सर स्ट्रॉन्ग और वीक तो बता दिए लेकिन ये तो पता ही नहीं है कि कौन से स्ट्रॉन्ग होते हैं और कौन से वीक। जितने भी इनऑर्गेनिक एसिड बेस सॉल्ट होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, इन जनरल बात कर रहे हैं। लेकिन अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो जितने भी ऑर्गेनिक एसिड बेस या सॉल्ट है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। जैसे अगर मैं बात करूं NaCl सॉल्ट है, KCl सॉल्ट है ना। अच्छा अगर मैं बात करूं एसिड तो HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, सो ऑन, दीज आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अगर मैं बेस की बात करता हूं बच्चों, NaOH हो गया, KOH हो गया, तो दीज आर ऑल्सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। लेकिन जब वीक की बात करेंगे तो वीक में अगर हम लोग एसिड की बात करें तो सबसे कॉमन जो वीक एसिड है ना वो है एसिटिक एसिड। कौन सा एसिड, एसिटिक एसिड, CH3COOH। और भी आप बोल सकते हो, आप फॉर्मिक एसिड बोल सकते हो, SCOOH, और भी है H3BO3 हाइड्रोबोरिक एसिड भी वीक ही है। नाउ अगर हम बेस की बात करें तो बेस क्या होते हैं, जैसे NH4OH क्या हो गया, वीक बेस हो गया। अमोनिया इज ऑल्सो अ वीक बेस। अगर हम सॉल्ट की बात करें तो बेटा सॉल्ट क्या होंगे, CH3COONH4 या फिर HCOONH4, दीज आर वीक सॉल्ट। तो इतना बहुत है, इतना याद है, मोर देन इनफ है। तो अब आप देखो कौन ज्यादा सॉल्युबल है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये था हमारा फर्स्ट फैक्टर, नेचर ऑफ सॉल्यूट। नाउ अब हम बात करते हैं हमारा सेकंड फैक्टर जो है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर बात करें नेचर ऑफ सॉल्वेंट के बारे में तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट में हम लोग नेचर ऑफ सॉल्वेंट को स्टडी कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोलाइट्स। किन के रिस्पेक्ट में स्टडी करेंगे बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट्स के रिस्पेक्ट में। जिस सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा उस सॉल्वेंट के अंदर इलेक्ट्रोलाइट उतना ही ज्यादा सॉल्युबल होता है। जैसे अगर हम लोग बात करें डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा उतना ही सॉल्युबिलिटी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या होगी, ज्यादा होगी। उतनी सॉल्युबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाएगी, ज्यादा होगी। जितना डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा। तो जितना सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा उतनी सॉल्युबिलिटी ज्यादा। जैसे अगर हम लोग एक एग्जांपल की बात करें, मैंने बोला मेरे पास वाटर है, मेरे पास मिथेनॉल है, मेरे पास इथेनॉल है, मेरे पास एसीटोन है, CH3 CH3। तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो वाटर का होता है बेटा 81, जबकि मिथेनॉल का होता है 32, जबकि इथेनॉल का होता है 24.6 एंड द एसीटोन इज 20। तो जरा देखो, जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे ज्यादा उसी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स की सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। इसीलिए बोलते हैं कि वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर क्या है, एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। क्यों, क्योंकि उसके डाई इलेक्ट्रिक की वैल्यू सबसे हाई होती है। तो ये मत समझना कि वाटर भाई नेचर में बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलता है तो इसलिए वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों है, क्योंकि उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। तो अब मैं कोई भी इलेक्ट्रोलाइट लूँगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा किस में होगी, वाटर में होगी। देन फिर जाके मिथेनॉल, देन इथेनॉल और बहुत सारे कंपाउंड्स हैं बच्चों। तो हमें तो विद रिस्पेक्ट टू वाटर देखना था। तो यही है हमारा क्या, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नाउ अब बात करते हैं थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, टेम्परेचर। तो अगर बात करते हैं टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में तो देखो नॉर्मली हम लोग क्या सोचते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेकिन देखो अलग अलग केसेस के लिए अलग अलग था। अगर मैं बात कर रहा था गैसेस के लिए, यानी सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड, तो गैस इन लिक्विड यानी हेनरीज लॉ, वहां पे टेम्परेचर बढ़ने पे गैस की सॉल्युबिलिटी कम हो रही थी। जबकि मैं जब बात कर रहा था सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, तो वहां पे टेम्परेचर बढ़ने पर लिक्विड इन लिक्विड की सॉल्युबिलिटी बढ़ रही थी। लेकिन अगर अब मैं बात करूं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड की, तो अब यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। देखो कैसे, जब भी हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में दो तरह के डिसोल्यूशन होते हैं। दो तरह के डिसोल्यूशन होते हैं। डिसोल्यूशन का मतलब डिसॉल्व होना यानी मिलना। एक होता है बच्चों एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन, ध्यान से देखो, एंडोथर्मिक
थर्मिक dissolution, and the second one is exothermic dissolution. एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन। तो आपके दो तरह के डिसोल्यूशन होते हैं, एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन और एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन। अब देखते हैं एक एक एग्जाम्पल की हेल्प से देखेंगे कि भाई कहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है और कहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी कम हो रही है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ शुगर और उसको ऐड कर रहा हूँ वाटर में और एक फॉर्मेशन कर रहा हूँ शुगर सॉल्यूशन या शुगर सिरप का। तो हम बात कर रहे हैं शुगर सिरप या शुगर सॉल्यूशन के बारे में। अब ज़रा ध्यान से देखो, आपने नॉर्मली भी देखा होगा जब भी कभी भी आप लोग पानी में चीनी डाल रहे हो तो एक लिमिट के बाद क्या होता है, वो चीनी मिलना बंद कर देती है और जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो चीनी की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और चीनी की सॉल्युबिलिटी बढ़ने की वजह से वो कैसा डिसोल्यूशन हो गया, एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन हो गया। क्यों एंडोथर्मिक हो गया? क्योंकि बच्चों आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया है। जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ा रहे थे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो रही थी, बढ़ रही थी शुगर की वाटर में। तभी तो चाशनी बनती है, जलेबी वाली चाशनी, गुलाब जामुन वाली चाशनी, उस चाशनी को क्या बोलते हैं, शुगर सिरप बोलते हैं। तो वो जो चाशनी आप बना रहे थे वो कैसे बना रहे थे, पानी में चीनी डालने के बाद उसको हीट करने से। सबने देखा होगा हलवाई की दुकान पे, नहीं देखा तो आज जाके देखा ना, ठीक है। तो इसका मतलब एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन में क्या होगा, अगर आप लोग टेम्परेचर को बेटा बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, एकदम सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी। लेकिन अगर बात करूं मैं एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन, तो एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन में क्या होगा, यहां पे भी एक एग्जांपल लेते हैं। मेरा एक एग्जांपल है CaO कैल्शियम ऑक्साइड या क्विक लाइम, या आप इसको क्या बोलते हो, चूना। हाँ ये वाला नहीं, हाँ ये वाला भी, चलो ये वाला भी, या जो दीवारों पे वाइट वॉश कर रहे हैं वो भी। तो क्या एग्जांपल लिया हमने, चूना। और हम क्या कर रहे हैं, इसमें वाटर को ऐड कर रहे हैं, यानी एक लाइम सॉल्यूशन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, लाइम सॉल्यूशन या लाइम वाटर सॉल्यूशन। अब आपने 9th-10th क्लास में पढ़ा होगा कि भाई चूना जो होता है जब आप उसके ऊपर पानी डालते हो तो चूने से क्या होता है, हीट रिलीज होती है, थोड़ा थोड़ा गरम गरम फील होता है। याद करो, पढ़ा होगा कि जब भी चूने के ऊपर पानी डालते हैं तो उससे हीट निकलती है। अगर चूने के ऊपर पानी डालने से हीट निकल रही है, दैट मीन्स चूना क्या चाह रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड क्या चाहता है कि उसका टेम्परेचर कम हो जाए, तभी तो वो हीट को रिलीज कर रहा है वाटर डालने पे। जैसे ही आपने इसमें वाटर डाला तो इसकी हीट रिलीज हो रही है, यानी अपनी हीट निकाल रहा है, तभी आपने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, यानी इसको नीचे से गर्म करने लग गए। तो भाई वो तो खुद अपनी हीट निकालना चाहता था, लेकिन आपने क्या किया, नीचे से उसको और हीट करने लगे, यानी उसका टेम्परेचर और बढ़ा दिया। और अब जब वो टेम्परेचर कम होने पे ज़्यादा सॉल्युबल हो रहा था और आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो अब सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दैट मीन्स एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है इन एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन, एंड टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है इन एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन। तो यही है बच्चों हमारा कुछ फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड को। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे कल के लेक्चर में।